गाइस, वेलकम बैक टू प्राइम कैम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर को। तो देखिए 11th 12th के अंदर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी कोई नहीं पढ़ते हो, बीएससी में ही आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। तो ये चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है अभी तक, तो इसलिए इस पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत होती है। तो इसलिए टफ जो हमारे चैप्टर है उनमें से एक आता है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसको करने में, तो बहुत अच्छे से आपको करवाया जाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो देखिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किस बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बात की जाती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक ट्रांजिशंस के बारे में। ठीक है, जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक ट्रांजिशंस होती हैं किसके बीच में, मैग्नेटिक जो एनर्जी लेवल्स होती हैं न्यूक्लियाई की मॉलिक्यूल्स के अंदर। क्लियर? देखिए क्या बोल रहे हैं हम, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके साथ डील करती है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक ट्रांजिशंस। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक यहाँ पर ट्रांजिशंस होती हैं और किनके बीच में होती हैं, वो होती है मैग्नेटिक जो एनर्जी लेवल्स होती हैं मॉलिक्यूल के अंदर, जो न्यूक्लियाई हैं उनमें जो मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके बीच में न्यूक्लियर मैग्नेटिक क्या होती है, हमारी ट्रांजिशंस होती हैं। वहां पर जो ट्रांजिशंस होती हैं उन्हीं के बीच में उसी के साथ डील कौन करता है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट आपको? देखिए एनएमआर जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसको डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स के अंदर। एक है हमारी प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम पीएमआर भी बोलते हैं। ठीक है, पीएमआर मतलब प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, H1NMR। इसके बाद दूसरी है C13 न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर हम इसे बोलेंगे C13NMR। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट प्रिंसिपल एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो उस प्रिंसिपल को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाएंगे। तो देखिए लाइक इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होता है, ऐसे ही जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं हमारे, लाइक प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, उनको भी हम कंसिडर करते हैं कि वो भी स्पिन करते हैं अपनी एक्सिस के अराउंड। क्लियर? जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अराउंड क्या करता है, वो रिवॉल्व करता है, अपनी एक्सिस के अराउंड वो क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। तो ऐसे ही हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो हमारे न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं, कौन से पार्टिकल्स, न्यूक्लियर पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो भी क्या करते हैं, स्पिन करते हैं अपनी ही एक्सिस के अराउंड। अपनी एक्सिस के अराउंड वो क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद अगर पार्टिकल पर्टिकुलर किसी भी न्यूक्लियस के अंदर वहां पर अगर स्पिन हमारी पेयर्ड नहीं है, तो न्यूक्लियस को हम होल क्या मानते हैं, वहां पर रिजल्टेंट जो स्पिन आएगी उसको हम डेजिग्नेट करेंगे आई के साथ में। क्लियर? उसको हम कैसे डेजिग्नेट करेंगे, आई के साथ में करेंगे। इसके बाद है एक एटॉमिक न्यूक्लियस है जो कि एसोसिएटेड है इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ में। ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इसलिए वहां पर क्या होगा, किसी भी स्पिनिंग चार्ज की तरह वहां पर जो हमारा स्पिनिंग न्यूक्लियस होगा कैसे एक्ट करेगा, वो मैग्नेटिक मोमेंट वहां पर होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ स्पिन। क्लियर? देखिए दोबारा आपको बताते हैं कि एक एटॉमिक न्यूक्लियस है। ठीक है, कोई भी हम यहाँ पर एक न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, एक न्यूक्लियस है जो कि एसोसिएटेड है इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ में, मतलब वहां पर क्या है, न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रिक चार्ज है वहां पर। सो इसलिए क्या होगा, किसी भी स्पिनिंग चार्ज की तरह, ठीक है, कोई भी चार्ज हमें स्पिन कर रहा है, किसी भी स्पिनिंग चार्ज की तरह वहां पर भी क्या होगा, जो स्पिनिंग न्यूक्लियस है हमारा, जो स्पिन कर रहा है न्यूक्लियस, वो क्या करेगा, गिव राइज टू मैग्नेटिक मोमेंट। उस वजह से स्पिनिंग न्यूक्लियस की वजह से वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से क्या आएगा, वहां पर भी प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर? क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। कैसे, अलोंग द एक्सिस ऑफ स्पिन, जो भी उसकी एक्सिस होगी स्पिन करने की, उस एक्सिस के अलोंग क्या प्रोड्यूस होने की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट के प्रोड्यूस होने की। क्लियर हो गया? सो इसके बाद है, इस वजह से जो न्यूक्लियस है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, वो एक बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, एक टीनी जो बार मैग्नेट होता है, एक छोटा सा जो बार मैग्नेट है, उस मैग्नेट की तरह यहाँ पर एक्ट करता है जो न्यूक्लियस है वो। क्लियर?
इसके बाद है इट इज द प्रेजेंस ऑफ दीज मैग्नेटिक न्यूक्लियाई, और यही मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होने की वजह से मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर वो हमारा बेसिस बन जाती हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट आपको। इसके बाद है न्यूक्लियाई हैविंग रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन। अब ये नहीं कि हर एक के पास ही रिजल्टेंट स्पिन होगा, किसके पास होगा, कहां पर नहीं होगा, तो वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी यहाँ पर। सो न्यूक्लियाई हैविंग रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन मतलब जहां पर रिजल्टेंट हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन होगा, और वो भी केस बताएंगे जहां पर नहीं होगा। सो देखिए, रिजल्टेंट जो न्यूक्लियर स्पिन है किसी भी एटम के अंदर वो रिलेटेड किससे होता है, वहां पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, किसके साथ वो एसोसिएटेड है बताइए। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स होंगे, जो प्रोटॉन्स होंगे, उनके साथ एसोसिएटेड होगा हमारा जो भी रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन होगा एटम का। तो देखिए, वो डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, वो डिपेंड करेगा मास नंबर पे, एटॉमिक नंबर पे, एलिमेंट के। किस चीज पे, एक तो एटॉमिक नंबर, दूसरा मास नंबर एलिमेंट। ठीक है, तो इसके बाद है रिजल्टेंट स्पिन होने के लिए जो न्यूक्लियस है उसके पास क्या होना चाहिए, या तो ओड मास नंबर हो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, रिजल्टेंट स्पिन होने के लिए या तो ओड मास नंबर हो, ओड हो हमारा मास नंबर, या फिर ओड क्या हो, एटॉमिक नंबर हो, या तो एटॉमिक नंबर ही ओड हो जाए। क्लियर, तो यहां पर हमने दो चीजें बताई आपको अभी। स्पिन, रिजल्टेंट स्पिन आने के लिए क्या होना चाहिए, या तो एटॉमिक नंबर ओड हो जाए, या फिर जो मास नंबर है वो ओड हो जाए। कोई भी एक चीज क्या होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए, तो मास नंबर या फिर एटॉमिक नंबर। तो देखिए यहाँ पर इस टेबल में आपको शो कर रखा है मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर को। तो यहाँ पर देखो, ऑड है यहाँ पर मास नंबर, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर देखिए ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। एक ऑड होना चाहिए ना, एक चीज ओड होनी चाहिए। तो एक यहाँ पर ओड है, यहाँ पर ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा स्पिन नंबर आई, क्लियर, क्या है स्पिन नंबर। अगर हाफ स्पिन नंबर है, ये किस केस में होता है, अब यहाँ पर साथ में आपको एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। ठीक है, H1 के अंदर होता है, C13 के अंदर होता है। इसके बाद 3/2, ये हाफ इंटीजर है, 3/2 हो गया, 5/2 हो गया। अब देखिए दूसरा केस क्या है, इवन वाला, यहाँ पर भी इवन, यहाँ पर भी इवन। हमने क्या बोला था स्टार्टिंग के अंदर ही, या तो मास नंबर ओड हो या फिर एटॉमिक नंबर ओड हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों ही चीजें इवन हो जाए, तो वहां पर जो नेट आएगा वो क्या आएगा, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये भी इवन है, मास नंबर भी इवन, एटॉमिक नंबर भी इवन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास स्पिन नंबर 0, नो स्पिन, रिजल्ट क्या आएगा, नो स्पिन। ठीक है, तो मास नंबर या फिर एटॉमिक नंबर में से कोई भी एक चीज ओड होनी चाहिए रिजल्टेंट स्पिन आने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एग्जांपल आपको इस तरीके से दे रखे हैं, यहाँ पर B11 है, Cl35 है, O17 है, I127 है। ठीक है, अब जीरो के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जीरो में कौन आ जाएगा, C12 है, ऑक्सीजन 16 है। इसके बाद इवन एंड ऑड, अब यहाँ पर देखिए इवन क्या है, मास नंबर, यहाँ पर मास नंबर इवन हो गया तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर ओड हो गया। तो एक चीज तो ओड होनी चाहिए स्पिन के लिए। तो यहाँ पर अब देखिए 1 है, यहाँ पर 3 है, ये क्या है हमारा इंटीजर है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन आपको N14, H2 और ये B10 के अंदर। क्लियर, आपको साथ के साथ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर बता दिए गए हैं। तो पता चल गया यहाँ पर न्यूक्लियाई के अंदर इवन अगर मास नंबर है, ये पॉइंट मैंने आपको यहीं पे बता दिया टेबल में, अगर इवन मास नंबर है, इवन एटॉमिक नंबर है, तो जो रिजल्टेंट स्पिन आएगा दैट इज जीरो। क्या आएगा, वो जीरो आएगा। सो डोंट एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो वहां पर उसके पास कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं वो शो करेगा। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट भी। इसके बाद है यहाँ पर हम मेनली किस चीज को देख रहे हैं, न्यूक्लियर स्पिन हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में क्या होती है स्पिन क्वांटम नंबर, वो होती है हाफ। जो स्पिन स्टेट है वो हमारी प्लस हाफ भी हो सकती है, वो माइनस हाफ भी हो सकती है। ठीक है, स्पिन स्टेट्स क्या है 2, या तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ इन केस ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद है जो सिंपलेस्ट हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, सिंपलेस्ट की हम बात कर रहे हैं, सबसे सिंपल जो है वो किसका है, वो है हाइड्रोजन न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आगे
स्टडी करेंगे। हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, इसमें क्या होता है, सिंगल प्रोटॉन होता है। एंड यहाँ पर जो फील्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी की डील करती है जो एनएमआर स्पेक्ट्रा सिर्फ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का या फिर प्रोटॉन्स का, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पीएमआर या फिर H1 NMR, क्या बोलते हैं उसे हम, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट देखिए, जो न्यूक्लियर स्पिन्स होती हैं प्रोटॉन्स की किसी भी गिवन सैंपल के अंदर, वो नॉर्मली क्या कैसे ओरिएंट करते हैं, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में। एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है ना वहां पर, वो रैंडमली है, रैंडम है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, रैंडमली वो क्या कर रहे हैं वहां पर हमारे ओरिएंट कर रहे हैं, ठीक है, ओरिएंटेड है वो, उनकी डायरेक्शन हमारी कोई भी हो सकती है। इसके बाद जब हम एक कंपाउंड लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, जब एक कंपाउंड कंटेन करेगा हाइड्रोजन, जब हम उसको प्लेस कर देंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वहां पर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं पहले, अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, मतलब बाहर से जो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उसकी बात हम कर रहे हैं। तो अगर वो है तो जो प्रोटॉन है उसमें क्या है, दो पॉसिबिलिटीज हमारी पॉसिबल हैं, ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर ओरिएंटेशन की, कैसे वो ओरिएंटेशन करेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये अलाइनमेंट हो रही है विद द अप्लाइड फील्ड, इस साइड यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, तो विद द अप्लाइड फील्ड है, ये क्या हमारी अप्लाइड फील्ड है H नोट, ये इसी के डायरेक्शन में आ रहा है। बट ये स्पिन स्टेट यहाँ पर क्या है, प्लस हाफ, यहाँ पर स्पिन स्टेट माइनस हाफ होगी। अलाइनमेंट जो है वो अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड है, हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं इस वाले डायरेक्शन में, इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी, अपोजिट, ठीक है, इस साइड नहीं आएगी, उसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, इस वाले डायरेक्शन में, ये हमारी डायरेक्शन रहेगी, इसकी डायरेक्शन ये वाली, और यही हमारी अप्लाइड फील्ड की, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम आ रही है। ये जो अलाइनमेंट है विद द अप्लाइड फील्ड है, अप्लाइड फील्ड की भी डायरेक्शन और इसकी भी डायरेक्शन, बट यहाँ पर अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन ये वाली और यहाँ पर ये वाली, तो अपोजिट हो गया, तो जो अलाइनमेंट है वो क्या होगी, यहाँ पर अपोजिट हो गई है, तो अलाइनमेंट अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो यहाँ पर जो स्पिन स्टेट आएगी दैट इज माइनस हाफ, वो क्या आ जाएगी, माइनस हाफ आ जाएगी। इसके बाद देखिए, या तो प्रोटॉन ओरिएंट कर सकता है इस तरीके से, मतलब जो हमारा प्रोटॉन है, या तो उसकी ओरिएंटेशन इस तरीके से हो सकती है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका वो अलाइन हो पैरेलल, ठीक है, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अलाइन होगा बिल्कुल पैरेलल में, जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फील्ड है उसी डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, विद द मैग्नेटिक फील्ड अलाइनमेंट हो जाएगी। और दूसरा ओरिएंटेशन इस तरीके से हो जाए कि मैग्नेटिक जो मोमेंट है वो अलाइन हो अगेंस्ट द मैग्नेट अप्लाइड फील्ड, मतलब एंटी पैरेलल उसके, अप्लाइड फील्ड ये है और इसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो अपोजिट हो गई ना ये वाली चीज, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा अप्लाइड फील्ड की। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हमारी है यहाँ पर। इसके बाद है बाय कन्वेंशन जो हम लेते हैं, मतलब यूज करते हैं, प्रोटॉन्स अगर विद स्पिन स्टेट हैं प्लस हाफ में, तो उन्हें हम बोलते हैं कि वो अलाइन है विद द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के क्या होंगे, वो पैरेलल होंगी, उसी डायरेक्शन में होंगे। जबकि प्रोटॉन्स विद स्पिन स्टेट माइनस हाफ, अगर वहां पर स्पिन स्टेट माइनस हाफ है तो क्या बोला जाता है कि अलाइन है वो अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो भी हमारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके क्या होंगे, वो एंटी पैरेलल होंगे। क्लियर हो गया पॉइंट। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की तरह यहाँ पर भी हमारी स्पिन स्टेट्स जो है अलाउड टू द प्रोटॉन वो क्या है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के केस में होता है ऐसे ही प्रोटॉन में यहाँ पर क्या है, सिर्फ दो स्पिन स्टेट हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। उसके बाद जो टू स्टेट्स है ओरिएंटेशन की, ओरिएंटेशन विद द अप्लाइड फील्ड वो क्या होती है, लोअर होती है एनर्जी, ठीक है, जब ओरिएंटेशन किस तरीके से हो, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड है उसी की डायरेक्शन में हो, तो क्या हो जाएगा, लोअर इन एनर्जी, मतलब एनर्जी वहां पर क्या होगी, कम होगी, लो होगी। तो ओरिएंटेशन जब अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में है विद द अप्लाइड फील्ड है तो लोअर इन एनर्जी, ठीक, और ज्यादा स्टेबल होगा वो देन द ओरिएंटेशन किससे, जो अगेंस्ट द अप्लाइड फील्ड हो रही है, मतलब अप्लाइड फील्ड इस डायरेक्शन में एंड इसकी डायरेक्शन ये वाली, तो अपोजिट हो गया, तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो ज्यादा आ जाएगी एंड स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। ये जो एनर्जी का डिफरेंस आता है
दो स्टेट के बीच में, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ई से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड अगर जो ओरिएंटेड न्यूक्लियाई है उसको हम एक्सपोज कर दे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर जो हमारी ओरिएंटेड न्यूक्लियाई है उसको हम एक्सपोज कर दें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर, वो भी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की। अब यहाँ पर प्रॉपर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, मतलब ये कि जो रेडिएशंस है हमारी, उनकी जो एनर्जी वो मैच करी किसके साथ में, जो एनर्जी डिफरेंस है हमारी दो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स का। तो यहाँ पर ये मतलब है इसका प्रॉपर फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का, ठीक है, क्या हो जाएगा वहां पर, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अगर जो ओरिएंटेड न्यूक्लियाई है उसको हम एक्सपोज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की, तो क्या होगा, वहां पर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा एनर्जी का, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात थी। इसके बाद है यहाँ पर जो न्यूक्लियाई है वो क्या है, लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट में होगी, तो फ्लिप कर जाएगी हायर एनर्जी स्टेट के अंदर, लोअर से किस में चली जाएगी, हायर एनर्जी स्टेट के अंदर। तो ये जो फ्लिपिंग जो होती है, ठीक है, जो फ्लिपिंग है लोअर से हायर के अंदर, तो ये जो फ्लिपिंग हमारी होती है, तो न्यूक्लियाई को हम क्या बोलते हैं कि वो किसके अंदर गई, रेजोनेंस के अंदर। किसके अंदर, रेजोनेंस के अंदर, किसके साथ, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ में। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो दैट्स व्हाई ये जो फील्ड है हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या आ जाएगा ये, न्यूक्लियर मैग्नेटिक, और यहां पर आ जाएगा रेजोनेंस, देन यहां पर क्या आ जाएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद है एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर ये जो एनर्जी सप्लाई होती है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो किसके अंदर होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन के अंदर होती है। ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। जो एग्जैक्ट अमाउंट होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी की जो रिक्वायर है फॉर द फ्लिपिंग ऑफ प्रोटोन, मतलब प्रोटोन की फ्लिपिंग के लिए जो रिक्वायर है, तो जो स्पिन स्टेट होगी वो डिपेंड करेगी किस चीज के ऊपर, स्ट्रेंथ पे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब बाहर से जो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं ना, उस चीज पे डिपेंड करेगी। तो यहां से देखिए फॉर्मूले के थ्रू आपको ये चीज बताएंगे, डेल्टा ई, ई किसके बराबर होता है, एनर्जी जो होती है एच न्यू के इक्वल, एच क्या है यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, न्यू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी होती है, एंड दैट इज इक्वल टू गामा एच एच नोट बाई 2 पाई। अब जो फ्रीक्वेंसी वो किसके इक्वल आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी इक्वल आ जाएगी हमारी गामा एच नोट बाई 2 पाई की। क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर डेल्टा ई एच न्यू था, ठीक है, अब यहाँ पर आप न्यू जो है, यहाँ पर देखिए गामा एच एच नोट बाई में 2 पाई ये है। अब यहाँ से आप न्यू की जो वैल्यू है वो आप देखेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, गामा एच नोट बाई में 2 पाई। अब यहाँ पर देखिए एच क्या है, मैंने बता दिया आपको, प्लैंक्स कांस्टेंट है, एंड गामा क्या है, वो न्यूक्लियर कांस्टेंट है। तो यहाँ से अब देखिए एक चीज, आप जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो अप्लाइड जो फील्ड है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरीके से आ रहा है रिलेशनशिप, दिख रहा है बिल्कुल इस तरीके से डायरेक्टली रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जितनी ज्यादा अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ होगी, मतलब जितनी ज्यादा जो अप्लाइड हमारी फील्ड स्ट्रेंथ होगी, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड होगी, उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी हमारी रेडिएशन की जो रिक्वायर होगी फ्लिप करने के लिए प्रोटोन को लेस स्टेबल स्टेट में। ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गई। तो यही थी हमारी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया इसका प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो फर्दर कंटिन्यू करेंगे इसको, जिसमें हम आपको हाइड्रोजन के बारे में, प्रोटोन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसी को हमें डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, उसी पे हमारा पूरा फोकस रहेगा चैप्टर के अंदर। तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और ये चैप्टर आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि एक बार में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट जब आप इसको एक दो बार इसको ट्राई करेंगे, लिख के देखेंगे, स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके देखेंगे, तो देन आपको बिल्कुल इजी लगेगा। सो कोई भी आपको अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।